हे गाइस, इस मानवा में हमारे एमसी का ड्रीम होता है मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंचना, मगर वो बुजुर्ग होने की वजह से मर जाता है, लेकिन वो 1000 साल बाद फिर से रिबॉर्न होता है। तो अब ये अपना ड्रीम कैसे पूरा करता है? कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो कमेंट कर देना ताकि मैं आगे भी इस पर वीडियो लाता रहूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा एमसी, जिसका सपना मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंचना था, उसे पता था कि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है, वो कभी भी इसे ओवरकम नहीं कर सकता। लेकिन हमारे एमसी ने एक एंशंट मिथ के बारे में सुना था जिसमें कहा गया था कि एक गोल्डन फ्रूट है जिसे एक डिवाइन ड्रैगन प्रोटेक्ट करता है, और वो फ्रूट किसी भी इंसान को इमॉर्टल बना सकता है। हमारे एमसी ने उस मिथ को सच कर दिखाया। उसने डिवाइन ड्रैगन को भी हरा दिया और आखिरकार वो गोल्डन फ्रूट हासिल कर लिया। उस इंसान का नाम था गिल्फस एल ड्रैगन, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन गया। अब हम कई साल बाद का सीन देखते हैं, जहां एक ओल्ड पेशेंट के बिस्तर के पास कुछ लोग खड़े हैं। एक आदमी कहता है, सिर्फ वक्त की बात है, अब ये बहुत बूढ़ा हो गया है, इसे पीसफुली मरने दो। वहां हमें एल ड्रैगन का बड़ा बेटा गिलियम दिखाई देता है, जो बहुत भावुक लग रहा होता है। सामने हमें एल ड्रैगन फैमिली के हेड गिल्फास दिखाई देते हैं, वही इंसान जिसने डिवाइन ड्रैगन को हराकर वो गोल्डन फ्रूट हासिल किया था। गिल्फास अपने बेटे से कहता है, ऐसा चेहरा मत बनाओ, मेरा वक्त आ गया है। गिल्फस के बेटे के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, मगर आंखों में गम झलक रहा होता है। वो कहता है, आप और माँ के बिना ये घर बहुत सूना लगेगा। गिल्फस सोचता है, आखिर वो सब मिथ्स झूठी ही थीं जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने एक अच्छी जिंदगी बिताई अपनी बीवी और बच्चों के साथ। मुझे अब कोई पछतावा नहीं है। लेकिन अचानक ही उसके मन में ख्याल आता है, क्यों मुझे पछतावा नहीं है? मेरा मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंचने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता। इसी के साथ गिल्फस मर जाता है। एक बच्चे की आंख खुलती है। उस बच्चे के अंदर हमारा एमसी गिल्फस रिग्रेस हुआ है। गिल्फस सोचता है, क्या मैं अभी तक सो रहा हूँ? ये कमरा मेरे कमरे से बिल्कुल अलग क्यों लग रहा है? और मेरा शरीर इतना हल्का क्यों महसूस हो रहा है? ये छोटे हाथ किसी बच्चे के जैसे क्यों हैं? तभी उसे एहसास होता है, क्या ये मैं हूं? क्या मैं बच्चा बन गया हूं? गिल्फस खुद को शांत करता है और सोचता है, कौन हो सकता है जिसने मेरे साथ ऐसा किया? मैं, एक 10 स्टार लेवल कल्टीवेटर और दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान, और किसी ने मुझे बच्चे के शरीर में डाल दिया। फिर अचानक गिल्फस को कुछ याद आता है, क्या वो गोल्डन फ्रूट जिसका काम इमॉर्टैलिटी देना था, उसने इमॉर्टल तो नहीं बनाया बल्कि मुझे रिग्रेस कर दिया। ये सोचकर गिल्फस खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, क्या किस्मत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अब मैं फिर से मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंच सकता हूँ। वो चारों तरफ देखता है, बहुत सारे बच्चे एक कमरे में लेटे हैं। गिल्फस सोचता है, कमरे के डिजाइन से लग रहा है कि मैं फिर से एल ड्रैगन फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ इतने सारे बच्चे क्यों हैं? तभी दरवाजा खुलता है और कुछ मेड्स अंदर आती हैं। गिल्फस सोचता है, ये तो एल ड्रैगन फैमिली की मेड्स हैं, लगता है फीडिंग का वक्त आ गया है, आखिरकार हम बच्चे हैं। तभी एक मेड कहती है, उसे लाओ, और वो मेड से गॉब्लिन को अंदर लाती हैं। बच्चों को दूध देने की बजाय वो गॉब्लिन को कुछ रेड लिक्विड पिलाती हैं। गिल्फस हैरान होता है, ये गॉब्लिन के साथ क्या कर रही हैं? अचानक गॉब्लिन का शरीर कांपने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। गिल्फस दंग रह जाता है, ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं? एक मेड कहती है, इतना घोलने से इन्हें कुछ नहीं होगा, सबको फीड करो। एक मेड गिल्फस को उठाती है। वो सोचता है, ये हमें क्या पिला रही हैं? ये दूध नहीं है, इसमें तो बहुत तेज एनर्जी है, बच्चों के लिए ये खतरनाक है। लेकिन मेड पिलाना बंद नहीं करती। गिल्फस महसूस करता है, इस लिक्विड में एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड है, लेकिन ये मूर्ख हमें ये क्यों पिला रही हैं? इसीलिए ये इसे डाइल्यूट करके दे रही हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक है। वो सोचता है, मैंने थोड़ा पी लिया है, अब मुझे बाकी बच्चों की तरह इसे उगलना होगा, इससे पहले कि ये मुझे एक्सप्लोड कर दे। लेकिन तभी एक और ख्याल आता है, नहीं, ये ड्रैगन ब्लड मेरे लिए एक मौका हो सकता है। अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूं तो मैं अपनी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं। गिल्फस ये सोचकर पूरा लिक्विड पी जाता है। उसके खून में एनर्जी बहने लगती है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं इस ब्लड का पूरा फायदा उठाऊंगा। मुझे कम मत समझना, मेरा नाम गिल्फस एल ड्रैगन है। गिल्फस को ऐसे देखकर मेड्स पीछे हटकर हैरान हो जाती हैं। गिल्फस सोचता है, मैं इस एंशिएंट ड्रैगन एनर्जी के सोर्स को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लूंगा। वो हैरान हो जाता है जब उसे महसूस होता है कि ये एनर्जी उसकी बॉडी में बहुत आसानी से अब्सॉर्ब हो रही है। उसे लग रहा होता है जैसे दो ड्रैगन्स आपस में लड़ रहे हों। गिल्फस सोचता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। गिल्फस सोचता है, चलो किसी तरह अब्सॉर्प्शन पूरी तो हुई, और लगता है बाकी बच्चों ने भी सरवाइव कर लिया। बच्चों के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कभी कम नहीं आंका जा सकता, जैसा कि उम्मीद थी। अचानक उसे बहुत नींद आने लगती है और गिल्फस सो जाता है। अब हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं। एक लड़का पुशअप्स कर रहा होता है, वो भी ऊपर पत्थर रखकर। जैसे ही उसके 1000 पुशअप्स पूरे होते हैं, वो पत्थर दूर फेंकता है और कहता है, कितनी अच्छी फिजिक है, ये सब उस एंशिएंट ड्रैगन ब्लड का असर है। वो बच्चा दरअसल गिल्फस ही है, लेकिन अब उसका नाम है ज़ीक एल ड्रैगन, तो हम अब उसे ज़ीक कहेंगे। अब एक आवाज सुनाई देती है, हर लिविंग बीइंग के अंदर सोर्स एनर्जी होती है।
जो ब्लड जीक और बाकी बच्चों ने पिया था उसमें इमेंस सोर्स एनर्जी थी। जिस बच्चे ने जितना ब्लड पिया उसी हिसाब से उसे एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रांग बॉडी मिली। गिल्फास ने अपनी प्रीवियस लाइफ में जिस ड्रैगन को मारा था उसने उसी ड्रैगन की सोर्स एनर्जी को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया था। अब जीक अपनी प्रीवियस लाइफ से भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। जीक कल्टीवेशन कर रहा होता है और सोचता है, मैं अभी तक सिर्फ 1 स्टार पर हूं, मेरी बॉडी में स्टार्स की हालत बहुत खराब है, वरना मैं अभी 4 स्टार पर होता। अब हमें स्टार्स के बारे में बताया जाता है। स्टार्स असल में बॉडी की सोर्स एनर्जी को कंप्रेस करके बनते हैं। हमारे शरीर को एक यूनिवर्स की तरह देखा जाता है। जितने ज्यादा स्टार्स उतना ज्यादा पावर लेवल और हर अगला स्टार बनाना और मुश्किल होता जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में जीक 10 स्टार लेवल तक पहुंचा था और दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान था। जीक कहता है, वक्त बहुत जल्दी बीत रहा है, पूरे 7 साल हो गए हैं इस बॉडी में रिबॉर्न हुए। मैं एल्ड्रैगन फैमिली के बच्चे के रूप में पैदा हुआ। मेरी माँ गुजर गईं और मेरे पिता ने आज तक मुझे देखने की कोशिश भी नहीं की। मुझे उसके फादर क्वालिटीज पर शक है, लेकिन फिर भी मैं 1000 साल बाद रिबॉर्न हुआ हूँ। जीक सोचता है, पहले तो मैं 1000 साल बाद रिबॉर्न हुआ, उस पर हराना पड़ा और फिर छोटे बच्चों को एंशिएंट ड्रैगन ब्लड पिलाया गया। ये एक रिचुअल था जिसे ड्रैगन ट्रायल कहा जाता है और जो इस ट्रायल को पास करता है उसे एल्ड्रैगन फैमिली की वॉरियर टीचिंग्स दी जाती हैं। जीक के पीछे एक मेड खड़ी होती है। जीक कुछ पूछता है तो मेड पहले कहती है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। जीक बौखलाता है और बोलता है, 7 साल से मुझे कोई भी कॉम्बैट ट्रेनिंग देने नहीं आया। जो बंदा ट्रायल पास कर दे उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक मेड है। मेड बोलती है, क्या आपको इसे कोई मसला है? जीक बोलता है, नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, वैसे भी मुझे अपनी फिजिकल कंडीशन पर ध्यान देना चाहिए, कॉम्बैट तो मैं खुद सीख लूंगा। जीक बोलता है, लेकिन इतना तो बता सकती हो बाकी बच्चों और मेन फैमिली के बारे में। मेड बोलती है, मैं नहीं बता सकती। जीक बोलता है, अरे मैं अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा हूँ। मेड फिर बोलती है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। जीक गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें सिर्फ यही बोलना आता है? मेड फिर कहती है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। जीक बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी हार्श हो रही हो? मेड कहती है, मैं यहाँ सिर्फ आपके डेली नीड पूरी करने के लिए हूँ और कुछ नहीं। जीक मेड के बारे में बताता है कि ये 3 स्टार लेवल पर है। अगर मेन फैमिली वाले चाहते तो ये मेरी कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट होते, मगर उन्हें इसे ट्रेनिंग के लिए नहीं रखा। जीक बोलता है, चलो रहने दो, मैं फॉरेस्ट जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जीक जंगल में दिखाया जाता है। वह एक छोटी ग्रास तोड़कर खा लेता है और कहता है, कितना बेकार टेस्ट है इस पॉइजनस ग्रास का, पर यह ट्रेनिंग का पार्ट है। जीक अपनी आंखें साइड करता है और कहता है कि जो ये नजरें मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रही हैं, मेरी विश है कि इनके बारे में कोई कुछ करे। जीक थोड़े आगे आकर बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा पीछा यहां तक करोगे। अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो कह दो और सामने आओ। जीक झाड़ियों के पीछे छुप कर देखता है और बोलता है, यहीं कहीं। तभी सामने जीक को एक बोर दिखाई देता है। जीक बोलता है, इस बोर के सराउंडिंग में ब्लैक मिस्ट कैसी है? ये 1000 साल पहले तो नहीं था। तभी वो बोर जीक को देख लेता है और चिल्लाते हुए जीक पर हमला करने आता है, लेकिन जीक आराम से डॉज करता है और एक पंच मारता है जिससे बोर दूर जाकर गिरता है। जीक बोलता है, सिर्फ इतने वीक पंच से इतनी सारी एनर्जी निकल गई, जबकि मैं अभी 1 स्टार लेवल पर हूँ। जीक बोर को कंधे पर उठाता है और जाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर अब थक गया हूँ, नजरअंदाज होते होते क्या मैं किसी जर्नी पर निकल जाऊं? अब हमें एक बंदा दिखाई देता है। ये बंदा जीक पर नजर रख रहा था। ये बंदा सोचता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? इस बच्चे को किसी ने कुछ ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन फिर भी ये बच्चा 1 स्टार लेवल तक पहुंच गया और एक बोर को भी हरा दिया। और सबसे बड़ी बात, इसने मेरी प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली। ये बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है। अब ये बंदा बताता है कि इसकी मदर पहले ही मर गई और फैमिली हेड इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसीलिए इसे प्रॉपर एजुकेशन मिलना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से ये फैमिली हेड का नाजायज बेटा है और इसकी बॉडी में फैमिली हेड का ब्लड फ्लो करता है, इसलिए इसे कहीं जाने की परमिशन नहीं है। अब ये बंदा यहाँ से चला जाता है। दोबारा हमें जीक के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीक पहुंच चुका होता है और कहता है, यहाँ कौन आया था? जीक को 3 4 स्टार लेवल के बंदों और एक 5 स्टार लेवल वाले बंदे की प्रेजेंस डिटेक्ट होती है। जीक बोलता है, इन फाइटर्स को यहाँ पर क्या काम होगा? जीक बाहर से कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है और अंदर कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। जीक सोचता है, ये लोग दुश्मन या असैसिन्स तो नहीं लग रहे। जीक दरवाजा खोलता है और बोलता है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? वो बंदे थोड़े हैरान हो जाते हैं। जीक देखता है कि उनके चेस्ट पर एल्ड्रैगन फैमिली का एम्बलम है। जीक सोचता है, इनका मेरा से क्या काम? सारे बंदे जीक के सामने बो करते हैं और एक बूढ़ा आदमी कहता है, यंग मास्टर, ये हमारी पहली मुलाकात है, हम यहाँ आपको लेने आए हैं। मास्टर जीक को एक टेस्ट देना होगा। जीक हैरान हो जाता है और बोलता है, टेस्ट कहाँ से दूंगा? मैंने तो कुछ सीखा भी नहीं, मतलब प्रीवियस लाइफ की मेमोरी से खुद ही ट्रेनिंग की है, लेकिन कोई सिखाने को नहीं आया। लेकिन जीक के कौन है मानने वाला था? हमें जीक को दिखाया जाता है। जीक बोलता है, कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी वापस मेन एस्टेट आऊंगा। जीक के सामने हमें एक बड़ा महल दिखाई देता है। जीक बोलता है, मुझे वो मैसेंजर जो मेन हाउस से आया था मुझे मेन फैमिली ले आया, लेकिन वहां मेन हाउस में रहने के लिए नहीं, बल्कि एक एग्जाम देने के लिए लाया था। जीक एग्जाम के बारे में बताता है कि लगता है इन 1000 सालों में एल्ड्रैगन फैमिली ने एक डेडिकेटेड एजुकेशनल सिस्टम बनाया है
जिसमें जो बच्चे एल्ड्रैगन फैमिली में पैदा हुए हैं वो कोशिश करते हैं ड्रैगन नेस्ट में एडमिशन लेने की, और 7 साल से ऊपर वाले बच्चे यहाँ एजुकेशन हासिल करते हैं। और आज उसी का एग्ज़ाम है। ज़ीक सोचता है, मुझे कुछ सिखाया तो नहीं गया, लेकिन एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, इसलिए मुझे यहाँ लाया गया है। ज़ीक डिप्रेशन में नीचे बैठ जाता है और सोचता है, इन्हें मुझे यहाँ तभी लाना था जब मेरी सारी तैयारी वहाँ से भागने की हो गई थी। मैंने इतनी सारी तैयारी की थी। ज़ीक यहाँ बैठा होता है, तभी पीछे से एक लड़का आता है। इस लड़के का नाम रंगिस फ्रॉम है और ये ओर्ड स्केल विलेज से आया है। रंगिस ज़ीक से पूछता है, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, कोई मसला है? ज़ीक पूछता है, भाई तुम कौन हो? रंगिस अपना इंट्रो देता है और कहता है, तुम परेशान लग रहे थे। ज़ीक रंगिस को देखकर सोचता है कि यह लड़का बहुत डरपोक लगता है, लेकिन बहुत समझदार है। ज़ीक खड़े होकर बोलता है, तुम्हारा नाम रंगिस है, मेरा नाम ज़ीक है, और मैं परेशान इसलिए था क्योंकि मुझे टेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। रंगिस बोलता है, हर साल टेस्ट तो सेम ही होता हम, और चेंज नहीं होते, फिर भी तुम्हें कुछ पता नहीं? ज़ीक बोलता है, नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। ज़ीक को कैसे पता होगा, वो वहां से कभी बाहर निकला ही नहीं था। ये सुनकर रंगिस बोलता है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी पता नहीं? रंगिस ज़ीक को टेस्ट के बारे में बता रहा होता है कि पीछे से एक लड़का आता है। वो रंगिस को कमजोर कहकर बुलाता है। रंगिस और ज़ीक का ध्यान उसकी तरफ जाता। इसका नाम रेटन फ्रॉम है और ये भी रंगिस के विलेज का है। रेटन एरोगेंटली बोलता है, तुम कमजोर यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया? बेटा घर जाओ, यहाँ तुम्हें चोट लग सकती है। रंगिस डरते हुए बोलता है, मैं यहाँ ड्रैगन नेस्ट का एग्जाम देने आया हूं। रेटन बोलता है, तेरे को तो अंदर भी घुसने नहीं देंगे। तुम्हारा बाप सूडो ड्रैगन है, और सूडो ड्रैगन का बच्चा आखिर कर क्या सकता है? रंगिस को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। अब हमें बताया जाता है कि ड्रैगन फैमिली का एक रूल है जिसे खुद एब्सोल्यूट मॉनर्क ने रखा था। इसमें किसी भी बंदे को उसकी काबिलियत के आधार पर एक पोस्ट पर रखा जाता है। सबसे पहले आता है नोविस वेल्प ड्रैगन्स, इसमें ग्रेजुएट बच्चे होते हैं। उसके बाद आते हैं रेगुलर सोल्जर चाइल्ड ड्रैगन्स, इसमें टैलेंटेड बच्चे होते हैं। उसके बाद आता है कैप्टन लेवल अडल्ट ड्रैगन्स, इसमें बड़े और ट्रेंड लोग होते हैं। और इन सबसे ऊपर होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल एल्डर ड्रैगन्स। लेकिन इन सबसे नीचे कहलाते हैं सूडो ड्रैगन्स, जो ड्रैगन नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम फेल कर देते हैं, एडमिशन नहीं ले पाते और यहां से ग्रेजुएट नहीं होते। उन्हें इमेच्योर भी कहा जाता है। रेंजिस कहता है, मेरे पापा एडमिशन नहीं ले पाए, लेकिन मैं सबको साबित करना चाहता हूं कि सूडो ड्रैगन का बच्चा भी कुछ कर सकता है। अब ज़ीक बोलता है, तुम लोग बिना इसे आजमाए कैसे रंगिस को वीक बोल सकते हो? सामने से रेटन बोलता है, हमारे मसले में तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? ज़ीक बोलता है, इसमें कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूं कि रेंजिस के लिए एडमिशन लेना क्यों मुश्किल है। रेटन गुस्से में बोलता है, क्योंकि ये वीक है। ज़ीक शांति से बोलता है, वीक? रंगिस तुम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है। रेटन और उसके साथी ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें लगता है हम इस कमजोर से भी कमजोर हैं? तभी वहां 2 एग्जामिनर आ जाते हैं। बूढ़ा एग्जामिनर बोलता है, ड्रैगन नेस्ट एंट्रेंस एग्जाम जल्दी शुरू होने वाला है, सारे एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाएं और जल्दी से अपना नंबर लेकर टेस्ट की तरफ जाएं। रेटन जाते हुए ज़ीक से बोलता है, मैं तुम्हारा चेहरा याद रखूंगा। ज़ीक बोलता है, इसको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था, आजकल के बच्चे भी ना। तभी रंगिस पीछे से बोलता है, हम भी सेम ही एज के हैं, और अगर तुम किसी को भी बोलोगे कि मैं उनसे स्ट्रांग हूं तो गुस्सा तो करेंगे ना। ज़ीक बोलता है, ऐसा क्या? लेकिन एग्जाम देना सबके लिए जरूरी है, तो तुमने ऐसे कमजोर कहना गलत है। रंजिस हिचकिचाते हुए बोलता है, क्या तुम इस एग्जाम से हार मान सकते हो? ज़ीक बोलता है, क्या मैं हार मान लूं? रंगिस बोलता है, तुम हार मान लो, इस एग्जाम में तुम्हें चोट लग सकती है। ज़ीक बोलता है, मेरे लेवल के बंदे को हार मान लेना शोभा नहीं देता। रेंगिस बोलता है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन तुम्हें यह भी पता नहीं कि टेस्ट में क्या होगा। ज़ीक बोलता है, तुम ये सब छोड़ो, हमें जल्दी करना होगा, कहीं एग्जाम का लिया देर ना हो जाए। अब हमें नेक्स्ट सीन टेस्ट का दिखाया जाता है, जहां एग्जामिनर खड़े होते हैं और बोलते हैं, अगर किसी बच्चे ने स्टोन के ऊपर स्क्रैच कर दिया तो वो बंदा पास हो जाएगा, और जो वेपन हमने अरेंज किए हैं उन्हीं का इस्तेमाल होगा, इसके अलावा कोई वेपन इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन हां, अगर कोई मुक्का से करना चाहता है तो ठीक है, और तुम्हारे पास सिर्फ 3 चांस हैं। ज़ीक बोलता है, कितना ईजी टेस्ट है, लेकिन बाकी बच्चे बहुत परेशान लग रहे होते हैं। ज़ीक बोलता है, सिर्फ स्टोन को स्क्रैच ही तो करना है, मैंने सोचा था इतने बड़े रिचुअल के बाद कोई बड़ा टेरिफाइंग टेस्ट होगा, लेकिन ये तो इजी टेस्ट है। अब टेस्ट शुरू होता है। पहले बच्चे को बुलाया जाता है। वो बच्चा बहुत डर रहा होता है और स्टोन पर सोर्ड से हमला करता है, लेकिन उसे बच्चे का पूरा हाथ कट जाता है और दूर जाकर गिरता है। ये देखकर ज़ीक हैरान हो जाता है। रंगिस अपनी आंखें बंद कर लेता है। एग्जामिनर बोलता है, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करना चाहते हो? उस बच्चे की हालत खराब होती है।
और दूसरा एग्जामिनर वहां पर मुस्कुरा रहा होता है। पहला एग्जामिनर बोलता है, अगर टेस्ट आगे नहीं शुरू करना तो ये सब क्लीन करो। और दूसरा एग्जामिनर उस बच्चे को घसीट कर ले जाता है। जीक को यह देखकर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन रेंजिस डर रहा होता है। जीक रंगिस से पूछता है, ये क्या चीज है? रंगिस बोलता है, ये एक ऐसा स्टोन है, छोटे मोटे स्क्रैच ये खुद रिजेनरेट कर लेता है, और अगर किसी ने इसे बच्चे की तरह किसी ने ब्रूट स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके मारा तो उसके सारे अटैक रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जीक बोलता है, ये तो बहुत खतरनाक मटेरियल है। रंगिस कहता है, अगर तुम सोर्स पावर को अपनी बॉडी में सही से सर्कुलेट करके हमला करो तो तुम इसे स्क्रैच कर सकते हो। जीक बोलता है, जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से मार्शल आर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सोर्स पावर हैंडल करना है। जीक चारों तरफ देखकर सोचता है, देखकर लग रहा है बहुत ही कम लोग हैं जो इस टेस्ट को पास कर पाएंगे, और वो लड़का जिसे पहले मिला था उसके लिए भी ये आसान होगा। टेस्ट चलता रहता है और फिर जीक का नंबर आता है। रंगिस बोलता है, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन जीक नीचे जाते हुए मुस्कुराकर बोलता है, तुम मेरा टेंशन मत लो। तो भाइयों, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो आपको ये मनहवा जरूर अच्छी लगी होगी। अगर इस मनहवा का नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो।